फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, निबंध किसे कहते हैं यानी कि निबंध की परिभाषा, निबंध लिखते वक्त हमें क्या क्या पता होना चाहिए, उन सब बातों पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आज के अध्याय में हम निबंध के तत्व और उसको लिखते समय कौन कौन सी शैलियों को ध्यान में रखा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निबंध एक गद्य रचना है। इसका प्रमुख उद्देश्य अपनी वैयक्तिक अनुभूति, भावना या आदर्श को प्रकट करना है। यह एक छोटी सी रचना है और किसी एक विषय पर लिखी गई क्रमबद्ध रचना। इसमें विषय की एक रूपता होनी चाहिए और साथ ही तारतम्यता भी होनी चाहिए। यह गद्य काव्य की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक सीमित आकार में अपने भावात्मकता और अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, अब आज के अध्याय में हम जानते हैं निबंध के तत्व और शैलियाँ। प्राचीन काल से आज तक साहित्य विधाओं में अनेक बदलाव आए हैं। साधारणतः निबंध में निम्नलिखित तत्वों का होना अनिवार्य माना जाता है। वो कौन से तत्व हैं, इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात है उपयुक्त विषय का चुनाव। जब भी कोई निबंध लिखा जाता है तो लेखक को उपयुक्त विषय का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए उसे पर्याप्त रूप से सोच विचार करना चाहिए और साथ ही साथ निबंध का विषय सामाजिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, साहित्यिक, प्रकृति वर्णन, चरित्र संस्मरण, भाव, घटना आदि किसी भी विषय पर हो सकता है। किंतु किसी भी विषय पर हो, पर विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें लेखक अपना पक्ष व दृष्टिकोण भली भांति व्यक्त कर सके, यानी कि लेखक की उस विषय पर पूरी समझ, पूरी पकड़, उसके बारे में पूरी जानकारी लेखक को होनी आवश्यक है। तभी वह एक अच्छा निबंध लिख सकता है। दूसरा है व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति। जब भी हम कोई निबंध पढ़ते हैं तो निबंध में निबंधकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है और यह आवश्यक भी है। मोंटेन ने निबंधों पर निजी चर्चा करते हुए कहा भी है कि ये मेरी भावनाएं हैं जिनके द्वारा मैं स्वयं को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इसलिए किसी भी निबंध में लेखक या निबंधकार की जो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है, वह निबंध को पढ़ते वक्त पाठकों को अनुभूत होनी आवश्यक है। भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही विचारकों ने निबंध लेखक के व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार किया है। निबंध द्वारा लेखक अपनी आत्मीयता और व्यक्तित्वता के कारण ही अपने विचारों, भावों और अनुभूति के आधार पर पाठक से जुड़ पाते हैं। इस प्रकार निबंधकार के व्यक्तित्व को निबंध का हम केंद्रीय गुण भी कह सकते हैं। अगला है एक सूत्रता। दोस्तों, हम पढ़ते हैं जब भी कोई निबंध तो देखते हैं कि वह एक बंधी हुई कलात्मक रचना है। इसमें विषयांतर की संभावना नहीं होती, यानी कि जो भी विषय हम उसमें लिख रहे हैं, जिस भी उसको जब हम विस्तार पूर्वक लिखते हैं तो उसके बीच में कोई गैप या कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए निबंध के लिए आवश्यक है कि निबंधकार अपने विचारों को एक सूत्रता के गुण से संबद्ध करे और फिर उसे प्रस्तुत करे। निबंध के विषय के प्रमुख भाव या विचार पर अपनी दृष्टि डालते हुए निबंधकार तथ्यों को तर्क के रूप में प्रस्तुत करता है और जब इन तर्कों को प्रस्तुत करता है तो निबंधकार को यह ध्यान रखना पड़ता है कि तथ्यों और तर्कों के बीच जो अन्वयी क्रम है वो बना रहे। निबंधकार को अपने अभिप्रेत को अंत तक बनाए रखना पड़ता है, यानी कि जब वो निबंध लिखना शुरू करता है और निबंध का अंत करता है तब तक जो उसकी भावना है वो बनी रहनी चाहिए, तभी वह एक अच्छा निबंध लिख पाएगा। मर्यादित आकार। निबंध आकार की दृष्टि से छोटी रचना है। संदर्भ में हर्बर्ट रीड ने कहा है कि निबंध 3500 से लेकर 5000 शब्दों तक सीमित किया जाना चाहिए। वास्तव में निबंध के आकार के निर्धारण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। निबंध विषय के अनुरूप और सटीक तर्कों द्वारा लिखा जाता है। लेखक अपने विचारों, भावावेशों के क्षणों में जब भावावेशों के क्षणों में उसे व्यक्त करता अपने विचारों को, ऐसे में वह उसके आकार के विषय में सोचकर नहीं चलता। इसमें अनावश्यक सूचनाओं का कोई स्थान नहीं होता है।
स्वतः पूर्णता, यानी कि निबंध का एक गुण या विशेषता है ये कि वह अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। निबंधकार का दायित्व है कि पाठकों को निबंध में चुने हुए विषय की समस्त जानकारी मिल सके। पाठकों को निबंध में चुने गए विषय की समस्त जानकारी देना एक निबंधकार का कर्तव्य है। यही कारण है कि उसे विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों पर पूर्णतः विचार करना चाहिए। विषय से संबंधित कोई ज्ञान अधूरा नहीं रहना चाहिए किसी भी निबंधकार का। जिस भाव, विचार या के बिंदु को लेकर वह निबंध लिखता है, वह निबंध के अंत तक पाठक के मन में संतुष्टि का भाव जागृत होना आवश्यक है। अगर पाठक के मन में संतुष्टि का भाव रह जाता है तो उस निबंध को अपूर्ण निबंध माना जाता है और इसे निबंध के अवगुण के रूप में मान लिया जाता है। रोचकता, दोस्तों क्योंकि निबंध एक साहित्यिक विधा है, इसलिए इसमें रोचकता का तत्व निश्चित रूप से होना चाहिए। यह अलग बात है कि निबंध का सीधा संबंध बुद्धि तत्व से रहता है, फिर इसे ज्ञान की विधा न कहकर रस की विधा भी माना जाता है, इसलिए इसमें रोचकता होनी आवश्यक है। ललितता और आकर्षण होना चाहिए किसी भी निबंध के में। निबंध के विषय प्रायः शुष्क, गंभीर या बौद्धिक होते हैं, इसलिए निबंधकार का कर्तव्य है कि वह उन विषयों को रोचक बनाकर लिखे ताकि पाठकों का जो इंटरेस्ट है, पाठकों की जो रुचि है, वो निबंध में बनी रहे। दोस्तों ये हमने जाना निबंध के तत्व। अब हम जानते हैं निबंध की शैली। किसी भी लेखक की रचना ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है और जो शैली है वह उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है। एक आलोचक ने शैली के बारे में कहा है कि जितने निबंध हैं उतनी शैलियां भी हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि निबंध लेखन में लेखक के निजीपन का पूरा असर पड़ता है, यानी कि जो निबंधकार है, हर निबंधकार अपनी अलग शैली में एक निबंध लिखता है। निबंध की शैली से ही किसी दूसरे निबंधकार की पहचान होती है, क्योंकि एक निबंधकार की शैली दूसरे निबंधकार से हमेशा भिन्न होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो निबंध की शैलियों की कोई तय सीमा ही नहीं हुई। फिर भी कुछ शैलियां हैं जिसमें ज़्यादातर निबंध लिखे जाते हैं, उन शैलियों पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहली है समास शैली। दोस्तों इस निबंध शैली में निबंधकार कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विषयों का प्रतिपादन करता है। उसके वाक्य सुगठित और कसे हुए होते हैं। गंभीर विषयों के लिए इस शैली का प्रयोग किया जाता है। जहां गंभीर विषय होते हैं वहां समास शैली का विषय प्रयोग किया जाता है। व्यास शैली, इस तरह के निबंधों में लेखक तथ्यों को खोलता हुआ चला जाता है, उन्हें विभिन्न तर्कों और उदाहरणों के द्वारा व्याख्यायित करता चला जाता है। वर्णनात्मक, विवरणात्मक और तुलनात्मक निबंधों में निबंधकार प्रायः इसी शैली का प्रयोग करते हैं। तरंग या विक्षेप शैली, इस शैली में निबंधकार में एक अनुमिति का अभाव रहता है। इसमें निबंधकार अपने मन की मौज में आकर बात करता हुआ चलता है, पर ऐसा नहीं है कि वह जो निबंध का विषय है वह भूल जाता है, वह उस पर हमेशा केंद्रित भी रहता है। विवेचन शैली, इस निबंध शैली में लेखक तर्क वितर्क के माध्यम से प्रमाण, पुष्टि और व्याख्या, निर्णय आदि के माध्यम से अपने विषय को बढ़ाता है और चलता रहता है। इस शैली में लेखक गहन चिंतन के आधार पर अपना कथ्य प्रस्तुत करता चला जाता है। विचारात्मक निबंधों में लेखक इसी शैली का प्रयोग करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध प्रायः इसी शैली के अंतर्गत माने जाते हैं। व्यंग्य शैली, दोस्तों इस शैली में निबंधकार व्यंग के माध्यम से अपने विषयों का प्रतिपादन करता चलता है। इसमें उसके विषय धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि भी हो सकते हैं। इसमें रचनाकार किंचित हास्य का पुट लेकर विषय को पठनीय बना देता है और पाठक को जो निबंध है वह रोचक लगने लगता है। शब्द चयन और अर्थ के चमत्कार की दृष्टि से इस शैली का निबंधकारों में विशेष रूप से प्रचलन है। जितने भी व्यंग्यात्मक निबंध है वह इसी शैली में लिखे जाते हैं। निगमन और आगमन शैली, दोस्तों निबंधकार अपने विषय का प्रतिपादन करने की दृष्टि से इस शैली का प्रयोग करता है और इस प्रकार की शैली में लेखक पहले अपने विचारों को एक सूत्र रूप में प्रस्तुत करता है और उसके पश्चात
उस सूत्र के अंतर्गत अपने विचारों की विस्तार से व्याख्या करता चला जाता है और बाद में सूत्र जो है वह सार उसका रूप सार में लिख देता है। जो ये शैली है ये एक दूसरे के आगमन निगमन शैली जो है विपरीत होती है। इसके अतिरिक्त अलग अलग निबंधों में निबंध की अन्य कई शैलियों को देखा जा सकता है, जैसे प्रलय शैली। इस प्रकार की शैली में निबंधकार कुछ बहके बहके भावों की अभिव्यंजना करता है। भावात्मक निबंधों के लिए कुछ निबंधकार विक्षेप शैली अपनाते हैं। धारा शैली में भी कुछ निबंधकार निबंध लिखते हैं। इसी प्रकार कुछ निबंधकारों ने अलंकरण, चित्रात्मक, सुक्तिपरक, धारा प्रवाह शैली का भी प्रयोग अपने निबंधों में किया है। तो दोस्तों ये हमने जाना कि निबंध लिखते वक्त कौन से तत्व और कौन सी शैलियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों आपके मन में जो भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र अतिशीघ्र उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।